प्रिय छात्रों, व्यापारिक संनियम में अनुबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि अनुबंध और ठहराव के प्रकार क्या हैं, यानी अनुबंध या ठहरावों का वर्गीकरण। अनुबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं या ठहराव किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैधता के आधार पर अनुबंध या ठहराव कितने प्रकार की हो सकते हैं। वैधता का मतलब यहाँ पर जो कानून की दृष्टि में या अनुबंध अधिनियम की दृष्टिकोण में उनका क्या महत्व है। तो वैधता के आधार पर अगर हम देखें अनुबंध या ठहराव, तो सबसे पहला आता है वैध ठहराव। देखिए, व्यापारिक संनियम के अंतर्गत कुछ ये शब्द जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके बार बार आपके आगे अध्ययन जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बार बार इनका उल्लेख आता है, तो आपको इनको समझना, गहराई से समझना ज़रूरी है। वैध ठहराव ओब्लिक अनुबंध, मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव एवं स्वीकृति के बाद में कोई भी करार या ठहराव अनुबंध तभी बनता है जबकि उसमें कानूनी दृष्टिकोण से परिवर्तनीयता का गुण होता है। तो ठहराव तो हो गया प्रस्ताव एवं स्वीकृति, और यदि उसमें परिवर्तनीय का गुण आ जाए या परिवर्तनीयता लागू हो, परिवर्तनीय लागू होने का मतलब हुआ एक वैध अनुबंध के सारे लक्षण उसमें हैं, तो वह ठहराव वैध बन जाता है। और उसका दूसरा नाम क्या होगा? अनुबंध। मैंने क्या कहा था कि प्रस्ताव और स्वीकृति प्लस परिवर्तनीयता का मतलब हुआ कि वह अनुबंध विधि सम्मत है और विधि सम्मत वह बन गया है। तो पहला हो गया वह ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है, वैध ठहराव कहलाता है या अनुबंध कहलाता है। दूसरा है व्यर्थ ठहराव, वह ठहराव जिसमें परिवर्तनीयता का गुण नहीं होता है, यानी उसमें वैध अनुबंध के कोई भी लक्षण विद्यमान नहीं है, तो वह केवल मात्र ठहराव रहता है और केवल ठहराव का अधिनियम की दृष्टिकोण में कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए उसे हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं, यानी इसको शून्य ठहराव भी कह सकते हैं। शून्य ठहराव यानी ऐसा ठहराव जिसका अधिनियम के दृष्टिकोण में कोई महत्व नहीं है, वो कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा, वह व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। नेक्स्ट आता है व्यर्थ अनुबंध। व्यर्थ अनुबंध, इसको शब्दों में देखिए, अनुबंध और व्यर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध बना, वैध ठहराव है और परिवर्तनीयता है या वैध अनुबंध के सारे गुण थे, तो वह अनुबंध बना। अधिनियम की दृष्टिकोण से वह विधिवत रूप से प्रस्ताव, स्वीकृति और परिवर्तनीयता के आधार पर अनुबंध बना, लेकिन व्यर्थ हो गया। कैसे हो गया? कभी कभी क्या परिस्थितियों के अनुसार अनुबंध किया जाता है और कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की उत्पन्न हो जाती हैं कि वह अनुबंध अब नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध कहलाता है। यानी अनुबंध तो वह बना लेकिन वह व्यर्थ हो गया, किसी कारण से, तकनीकी कारण से, किसी वजह से अनुबंध बनने के बाद में यदि वह लागू किया नहीं जा सकता तो वह व्यर्थ हो जाएगा। इसको कहते हैं व्यर्थ अनुबंध। जैसे उदाहरण रूप में दें तो जैसे रमेश बुक डिपो पुस्तक विक्रेता ने डॉक्टर R.L. नौलखा को एक व्यापारिक संनियम की पुस्तक लिखने का अनुबंध किया और नौलखा ने उस पुस्तक को लिखना स्वीकार कर लिया और वह अनुबंध बन गया। लेकिन वह डॉक्टर नौलखा उस पुस्तक को लिखते उससे पहले ही नौलखा की मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब वह अनुबंध अब पूरा नहीं होता, वह व्यर्थ हो जाए, क्योंकि नौलखा ही उस किताब को लिख सकते थे, इसलिए वह अनुबंध अब पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से मान लो किसी थिएटर में नर्तकी ने रोजाना शाम को 2 घंटे नृत्य करने का अनुबंध किया है, लेकिन उस नर्तकी की यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो भी वह अनुबंध अब पूरा नहीं होगा और वह अनुबंध बनने के बाद व्यर्थ हो जाएगा, तो उसको कहते हैं व्यर्थ अनुबंध। ध्यान रहे, व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध दोनों में अंतर है। इसके बाद मतलब अवैध ठहराव, वह ठहराव जो शून्य है, लेकिन कभी कभी शून्य ठहराव अवैध भी हो सकता है। अवैध ठहराव के बारे में मैंने पहले भी आपको चर्चा की थी कि ऐसे ठहराव जो राजनियम की दृष्टिकोण से वैधानिक नहीं है, लोक नीति के विरुद्ध हैं, कानून के विरुद्ध हैं,
या ऐसे ठहराव जिनकी अनुमति दे दी जाए तो किसी कानूनी व्यवस्थाओं को असफल कर देते हैं, अनैतिक कार्य करने के अनुबंध हैं, या कोई भी ऐसा जो कानून के दृष्टिकोण से अवैध है, वो सब ठहराव अवैध माने जाएंगे। इसके बाद में आता है अपरिवर्तनीय अनुबंध। अपरिवर्तनीय अनुबंध, ध्यान से सुनने की बात है, अनुबंध तो बनाओ, यानी प्रस्ताव, स्वीकृति और परिवर्तन इसमें भी है, लेकिन अब वह किसी कारण से अपरिवर्तनीय हो गया, जिसको परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। कोई भी तकनीकी कारण या कोई कानून बदल जाता है, या उसको लागू करने से पहले, अनुबंध को पूरा करने से पहले ही कोई नियम सरकार ने बदल दिए हों, या जिसका कार्य जो पहले किया जाना था वो अब किया जाना अवैध है, तो इस कारण से वह बना हुआ अनुबंध अब अपरिवर्तनीय हो जाएगा और ये अनुबंध पूरा नहीं होगा, तो उसको कहते हैं अपरिवर्तनीय अनुबंध। तो ये हैं वैधता के आधार पर अनुबंध। नेक्स्ट है अनुबंध करने की विधि के आधार पर। अनुबंध करने की विधि के आधार पर जो है वो 3 प्रकार के अनुबंध हैं, एक स्पष्ट, एक गर्भित और एक अर्ध अनुबंध। अनुबंध करने की विधि के आधार पर, विधि के आधार पर अनुबंध करने की विधि के आधार पर 3 प्रकार के अनुबंध हैं, एक स्पष्ट अनुबंध, दूसरा है गर्भित अनुबंध और तीसरा है अर्ध अनुबंध। पहला अनुबंध स्पष्ट अनुबंध का मतलब ये हुआ है, जैसे ए ने बी को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव किया, बी ने स्वीकार कर लिया, ये स्पष्ट अनुबंध है, जो लिख करके, बोल करके या किसी भी रूप में किया जाता है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो या तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, या तो क्लियर होता है, या वो तुरंत पूरा भी हो जाता है। तो स्पष्ट अनुबंध जो लिख कर, बोल करके किया जाता है, यानी प्रस्ताव और हुई, स्वीकृति हुई, वैध अनुबंध के लक्षण है, तो वह अनुबंध बन जाएगा। दूसरा है गर्भित अनुबंध। यहाँ देखिए, गर्भित अनुबंध का मतलब है उस स्पष्ट से थोड़ा सा ये उल्टा है। कैसे है कि गर्भित अनुबंध जो बोलकर, लिख करके नहीं, बल्कि इशारों से किया जाता है। जैसे आप कॉलेज के बाहर निकले और टैक्सी को इशारा दिया, टैक्सी रुकी और आप उसमें बैठ गए, अब इसका मतलब ये अनुबंध हो गया कि आप उस टैक्सी से बस स्टैंड तक जाएंगे और वह बस स्टैंड पर छोड़ देगा और आप उसको किराया दे देंगे, तो ये अनुबंध पूरा हो जाएगा। तो ऐसा अनुबंध जो इशारों से किया जाता है या आचरण से किया जाता है, उसको हम कहते हैं गर्भित अनुबंध। तीसरा अनुबंध आता है अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध ऐसा अनुबंध जिसमें ना तो प्रस्ताव होता है और ना ही स्वीकृति होती है। ऐसा अनुबंध जो थोपा जाता है, जो किसी कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अपने आप पक्षकारों को बाध्य करता है, उसे कहते हैं अर्ध अनुबंध। तो अर्ध अनुबंध के ना तो प्रस्ताव होता है, ना स्वीकृति होती है, बल्कि कानून की दृष्टिकोण में वह अपने आप ही पक्षकारों पे थोपा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो ए को रास्ते में एक घड़ी मिली और वह घड़ी उसने ले ली। अब कानून ये कहता है कि चूँकि ये सिस्टम नहीं है कानून की दृष्टि में कि राम नाम जपना और पराया माल अपना, यानी अगर घड़ी आपकी नहीं है तो कानून ये कहता है कि आप उस घड़ी के सही असली मालिक को ढूंढो और वह घड़ी उसको सौंप दो। अब बी को ए की घड़ी मिली या जिसकी भी घड़ी मिली, अब उसका बी का दायित्व है कि वह उसके मालिक को खोजे। अब बी उसके मालिक को खोजते खोजते कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, उसने विज्ञापन दिया हो या अखबार में निकाला हो या कोई पंपलेट छपाए हो, कोई भी खर्चा है तो उसने किया है, तो ये खर्चा वह ए से लेने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ना तो प्रस्ताव हुआ ना स्वीकृति हुई, लेकिन ए का ही दायित्व बन जाता है कि बी ने यदि उस घड़ी को उसको सौंपने के लिए कोई खर्चा किया है तो ए का दायित्व है कि वो उसको देवे, उसका भुगतान करे, या उसको किसी भी रूप में मेंटेन किया है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में अपने आप ही एक अर्ध अनुबंध बन जाता है। इसी तरीके से देखिए, सामान्य तौर पर आप अवैध के साथ कोई अनुबंध नहीं कर सकते।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति अवयस की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई खर्चा करता है, अनिवार्य आवश्यकता कौन सी होती है कौन सी, ये बाद में अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन ये मानिए कि अवयस के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते, और अवयस के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो वह आप उससे वसूल भी नहीं कर सकते कानूनी दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों बीच में कोई अनुबंध नहीं हुआ। लेकिन यदि अवयस की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आपने की है और वो खर्चा जो आपने किया है वो अवयस से प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि अवयस की कोई संपत्ति है उससे आप वसूल कर सकते हो, तो यहाँ अर्ध अनुबंध के नियम के तहत आप उससे वो राशि प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हो। यहाँ पर ना प्रस्ताव है ना स्वीकृति है, लेकिन अर्ध अनुबंध है। कानून दोनों के बीच में एक अनुबंध का निर्माण मान लेता है और इस प्रकार से ये अनुबंध निर्मित हो जाता है। अर्ध अनुबंध के संबंध में आगे और नियम देखेंगे ना, विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तीसरा है निष्पादन के आधार पर अनुबंध के प्रकार। निष्पादन के आधार पर अनुबंध कौन से हैं? पहला है निष्पादित, दूसरा है निष्पादनीय और तीसरा है निष्पादनीय के अंतर्गत दो हैं, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। निष्पादन के आधार पर निष्पादित अनुबंध का मतलब जब ए और बीच के बीच में या दो पक्षकारों के बीच में जो अनुबंध होता है उसी टाइम पूरा होता है। ए ने बी से 50,000 रुपये में उसकी कार खरीदने का प्रस्ताव किया, बी ने स्वीकार कर दिया और बी ने ए को कार दे दी, बी ने ए को भुगतान कर दिया, यानी अनुबंध हुआ और समाप्त हो गया, वो तो है निष्पादित, यानी जो अनुबंध हुआ और पूरा हुआ। दूसरा निष्पादनीय अनुबंध का मतलब ठीक इससे उल्टा, यानी ऐसा अनुबंध जिसमें अनुबंध को पूरा किया जाना, यानी दोनों पक्षकारों के द्वारा अपने अपने वचनों का निष्पादन किया जाना शेष है। इसमें दो हो सकते हैं, एक तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय। यहाँ एक पक्षीय निष्पादनीय अनुबंध का मतलब है ऐसा अनुबंध जिसमें एक पक्षकार ने तो अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है लेकिन दूसरे पक्षकार को अपने दायित्वों को पूरा करना शेष है, तो उसे कहते हैं एक पक्षीय अनुबंध। यानी एक पक्ष अभी कर देता है, बाद में दूसरा पक्षकार जब समय आने पर उस अनुबंध को पूरा करेगा तो वह एक पक्षीय होता है। द्विपक्षीय के अंतर्गत जब दोनों पक्षकारों को अनुबंध को पूरा किया जाना शेष। उदाहरण रूप में देखिए, जैसे ए ने अपनी बेटी की विवाह में और किसी डेयरी से दूध सप्लाई 500 लीटर डेयरी से दूध सप्लाई करने का अनुबंध किया, यानी एक महीने बाद में अगर वो शादी है और उस शादी पर वह दूध सप्लाई करेगा और जब दूध सप्लाई कर देगा तो उसको भुगतान मिल जाएगा, यानी दोनों पक्षकारों के द्वारा उस अनुबंध को पूरा किया जाना बाकी है। वो कहते हैं, उसको कहते हैं द्विपक्षीय निष्पादनीय अनुबंध। एक पक्षीय जहाँ एक पक्षकार ने अभी कर दिया और दूसरा पक्षकार बाद में अनुबंध पूरा करेगा, और द्विपक्षीय में जब दोनों ही पक्षकार उसके बाद में उस अनुबंध को पूरा करेंगे। तो ये है अनुबंध और ठहराव का मोटा मोटा रूप में वर्गीकरण।